Dear students, today we are talking about Unit 1st Nervous System and Lecture 3rd Electrophysiology, Action Potential and Nerve Impulse of B.Pharm second semester। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड डिस्कस किए गए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, न्यूरोगिलिया, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, इन सब टॉपिक की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स। बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसलिए लेक्चर थर्ड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इसमें हेडिंग है, तो छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है आपकी आसानी के लिए। तो उसको डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है कि आपके नर्वस सिस्टम के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल टिश्यूज़, उनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है उनकी स्टडी की जाती है। तो डेफिनेशन आप ये बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू इन नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो बहुत तेज़ी के साथ हम लोग टॉपिक पर आते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन एराइज होते हैं वो आप एक नज़र देख लें कि जैसे कि एक्शन पोटेंशियल पूछा गया है कि व्हाट इज़ एक्शन पोटेंशियल, क्या है। 2019-20 में 2 नंबर का आया है। डिस्कस द मैकेनिज्म न्यूरोहिमोरल ट्रांसमिशन इन CNS, 7 मार्क्स का पूछा गया है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन यहाँ से एराइज होते हैं। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इसका मेन टॉपिक है, जो कि इसी में इंक्लूड है, आगे अभी आप देखेंगे। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नर्वस सिस्टम अगर आप पढ़ते हैं तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल होते हैं, नर्व फाइबर का जो जाल होता है पूरे शरीर के अंदर, उनके अंदर इंफॉर्मेशन या इम्पल्सेस एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट होती हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नर्व फाइबर की बात कर ली जाए। नर्व फाइबर आप वैसे पढ़ चुके हैं कि नर्व फाइबर के अंदर 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को साइटॉन बोलते हैं, एक पार्ट को डेंड्राइट कहते हैं, दूसरे पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। डेंड्राइट जो होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और साइटॉन को दे देती हैं। साइटॉन उसको फर्दर ट्रांसमिट करते हैं और देते हैं एक्सॉन को। तो वैसे तो ये कहा जा सकता है कि नर्व फाइबर के जितने भी पार्ट्स हैं सब रिसीव करते हैं इम्पल्स को और ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ट्रांसमिशन इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। फिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, अगर नर्व फाइबर को इलेक्ट्रिक वायर से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर 2 डिफरेंस हमको नज़र आते हैं। पहला ये कि नर्व फाइबर्स आर कंपेयर्ड विथ इलेक्ट्रिक वायर बट ट्रांसमिशन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक वायर इज़ प्योरली फिजिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रिक वायर जो बिजली का तार होता है, इसके अंदर जो करंट प्रवाहित होती है वो एक प्योरली फिजिकल प्रोसेस है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं प्योरली फिजिकल प्रोसेस होती हैं, जबकि नर्व फाइबर के अंदर जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ये एक मेन डिफरेंस हो गया। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक वायर कंडक्ट द करंट ऑलमोस्ट एट वेलोसिटी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक वायर के अंदर करंट जो कंडक्ट होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से प्रवाहित होती हैं, है ना। जो प्रकाश की चाल होती उसके अकॉर्डिंग करंट प्रवाहित होती है, जबकि नर्व फाइबर्स के अंदर जो इम्पल्स ट्रांसमिट होती है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 130 मीटर प्रति सेकंड, 130 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रांसमिट होती हैं। काफ़ी हाई स्पीड होती हैं, तभी आप फ़ौरन अगर पैर में कुछ हुआ तो आपके मस्तिष्क को पता चल जाता है। इसका मतलब इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको पता चल जाता है। तो ये 2 बेसिक कंपैरिजन थे नर्व फाइबर का इलेक्ट्रिक वायर से। अब हम लोग देखेंगे, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है एक्सॉन के अंदर का, उसको हम लोग एक्सॉन के रेफरेंस में एक्सोप्लाज्म नाम देते हैं। क्लियर। एक्सोप्लाज्म में एक एक्सोप्लाज्म से दूसरे एक्सोप्लाज्म तक जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है,
इसको आप रिले स्टेशन नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे नर्व फाइबर एक दूसरे से अटैच होते हैं पूरी बॉडी में, एक जगह से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट से चौथे, इस तरह से ये धीरे धीरे इनका ट्रांसमिशन हुआ करता है। जैसे कि कोई एक जो ट्रेन होती है तो रेलवे स्टेशन अलग अलग उसके बदलते रहते हैं, कभी यहाँ स्टॉप है, कभी उसके आगे, इस तरह से धीरे धीरे उसका ट्रांसमिशन हुआ करता है। सेम उसी तरह से इम्पल्सेस का भी ट्रांसमिशन नर्व फाइबर्स के अंदर रिले स्टेशन की तरह ही होता है। लास्ट पॉइंट है इम्पल्स कंडक्शन डिपेंड अपॉन परमिबिलिटी ऑफ एक्सॉन मेम्ब्रेन। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे टॉपिक के लिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सोलेमा होती है, एक्सोलेमा इन द सेंस प्लाज्मा लेमा, यानी एक्सॉन के चारों तरफ की मेम्ब्रेन, नीचे एक डायग्राम छोटा सा बनाया है, आपको मेम्ब्रेन दिख रही होगी, जहाँ से पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जा रहा है और सोडियम आयन अंदर की तरफ आ रहा है। तो वो जो लाइन आपको दिख रही है उसी को बोलते हैं एक्सोलेमा। तो एक्सोलेमा की परमेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड होता है इम्पल्स कंडक्शन। कभी एक्सोलेमा सोडियम के लिए परमेबल हो जाती है, कभी एक्सोलेमा पोटेशियम के लिए मोर परमेबल हो जाती है, और इसकी जो परमेबिलिटी होती है इसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर परिवर्तन आता है और इम्पल्स का कंडक्शन होता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि इम्पल्स कंडक्शन किसकी वजह से होता है, किसके कारण से होता है, तो आप बोलेंगे परमिबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा, एक शब्द में आंसर देंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कब कौन किसके लिए परमेबल होगा और कौन कौन सी कंडीशन उसमें आएंगी। छोटा सा डायग्राम बनाए, एक्सॉन का हमने डायग्राम बना दिया। एक्सॉन के अंदर के भाग को एक्सोप्लाज्म नाम दिया गया है, यानी साइटोप्लाज्म, और बाहर के पोर्शन को ECF कहा गया। ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आप जानते हैं कि एक्सोप्लाज्म के अंदर नॉर्मल कंडीशन में एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन 30 टाइम्स मोर होता है, 30 टाइम मोर इन कंपेयर टू ECF, यानी 30 गुना ज़्यादा होता है ECF के कंपेयर में। और ECF की अगर बात करें तो ECF में सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये 10 से 15 गुना ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर टू एक्सोप्लाज्म। ये कॉन्सेप्ट याद होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आप कोई स्टेज बता नहीं पाएंगे। फिर से एक बार समझिए कि एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है, एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन 30 गुना ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू ECF, यानी ECF में जितना पाया जाएगा उससे 30 गुना ज़्यादा एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन पाया जाएगा। इसके बरक्स बाहर देखें, ECF में सोडियम आयन, क्लोराइड आयन 10 से 15 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं इन कंपेयर टू एक्सोप्लाज्म। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया। इसी को हमको बैलेंस करना रहता है। कैसे करते हैं? एक पंप की मदद से करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप और RMP यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सोडियम पोटेशियम पंप और पोलराइज्ड स्टेज, इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके आगे हम लोग दूसरे लेक्चर में स्टडी करेंगे, इसलिए इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर लेते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। अगर कोई सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में आपसे पूछें तो आप 2 बातें कहेंगे। नाम से चूँकि क्लियर है, सोडियम पोटेशियम पंप, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा पंप होगा जो सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करेगा, सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करेगा नर्व फाइबर के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक एंजाइम होता है, यानी ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, यानी ये एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन ही आगे चल के एंजाइम बनाती है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज ये एक एंजाइम है जो कि एक्सोलेमा के मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। एक्सोलेमा जो आपको दिख रही है, इसी की मेम्ब्रेन पर ये एंजाइम यानी ये पंप पाया जाता है।
और इसका काम ये होता है कि सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करना, ताकि जो मेम्ब्रेन है, नर्व फाइबर है, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन रहे। क्लियर? तो ये दो शब्द आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करता है, और दूसरी बात ये कि एक्सोलेमा की यानी मेम्ब्रेन पर ये पाया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। द सेल मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग कंडीशन इज मॉडरेटली परमेबल टू सोडियम आयन बट क्वाइट परमेबल टू पोटेशियम आयन। देखिए, रेस्टिंग कंडीशन में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम आयन के लिए थोड़ा सा परमेबल होती है, लेकिन पोटेशियम आयन के लिए मोर यानी क्वाइट परमेबल होती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन ECF अबाउट 10 times more than in cytoplasm. Conversely, concentration of potassium ion in cytoplasm is about 30 times more than in ECF. अभी जो हमने कहा वो आप यहाँ देख रहे हैं, ऊपर हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट भी कर दिया है, देख लें आप। सोडियम आयन 10x लिखा है ECF में, और नीचे लिखा है सोडियम आयन x है, यानी ECF में 10 गुना ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म में 10 गुना कम है। वहाँ 10x है, यहाँ केवल x है। इसके जस्ट अपोजिट पोटेशियम को दिखाया गया है। साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन 30y लिखा है, और ऊपर ECF में दिखाया है पोटेशियम आयन केवल y, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन 30 times मोर यानी 30 गुना ज़्यादा है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। ये इसलिए हम बता रहे हैं ताकि ये चीज़ अगर दिमाग में फीड हो गई कि ECF में कौन कितना होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कितना होता है, तभी आप इसका मूवमेंट करवा पाएंगे हायर टू लोअर। भाई आप जानते हैं कि आयंस की टेंडेंसी होती है मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, तो हायर से कम की तरफ मूव करना ये आयंस की टेंडेंसी होती है। तो जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आपका सही मूवमेंट हो पाएगा, और तभी आपकी आगे की सारी कंडीशन क्लियर होंगी। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, सोडियम आयन आर कंटिन्यूसली इन फ्लक्स इनटू साइटोप्लाज्म फ्रॉम ECF एंड पोटेशियम आयन आर कंटिन्यूसली आउट फ्लक्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू ECF। आप जानते हैं कि सोडियम आयन की टेंडेंसी है कि वो अंदर की ओर आता है, ECF से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करता है, जबकि पोटेशियम आयन हमेशा बाहर की तरफ मूव करता है ना, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, यानी साइटोप्लाज्म से ECF की तरफ मूव करता है। तो ये जो एक्सचेंज देख रहे हैं कि सोडियम आयन अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, दिस पैसिव एक्सचेंज इज पोटेंशियल डेंजर फॉर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। ये जो पैसिव एक्सचेंज है ये काफ़ी डेंजर हो सकता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को बिगाड़ सकता है। कैसे बिगाड़ सकता है? यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जब पोटेशियम आयन बाहर निकलना स्टार्ट होता है तो चूँकि K+ होता है ना, कैटायन है, प्लस चार्ज होता है, तो ये जब बाहर जाता है तो कुछ तो ECF के अंदर स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है, लेकिन कुछ इसके मालिक्यूल मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन पाई जाती है वो निगेटिव चार्ज होती है। प्रोटीन के ऊपर हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है। आप जानते हैं कि प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है, और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन पर पाई जाती उससे पोटेशियम आयन बाइंड करने लगता है, और बाइंड करते करते इतना बाइंड कर जाता है कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है। उसी की वजह से आगे की सारी स्टेज होती हैं, आगे आप देखेंगे। तो ये जो पैसिव एक्सचेंज है कि सोडियम आयन का कंटिन्यूअस मैनर में अंदर आना और पोटेशियम आयन का बाहर जाना, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भाई पोटेशियम बाहर बराबर निकल रहा है और जाके बाइंड कर रहा है, कुछ ECF में स्कैटर्ड होता है और कुछ जाके मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। -10, -20, -30, -40, -50, -70, ये शब्द याद रखेंगे, -70 MV
मिली वोल्ट पर जब पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच जाता है, बस जैसे -70 यानी वो हाईएस्ट पीक पॉइंट है, जब वहाँ पर पहुँचता है तो मेम्ब्रेन जो पहले से उसकी सरफेस पर जो एंजाइम पाया जाता है उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम या सोडियम पोटेशियम पंप, उसको एक्टिवेट कर देता है कि बेटा अब तुम काम करो। क्योंकि हम हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं, तो जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है तो उसका काम ये होता है कि ये जो पीक पॉइंट है -70 MV, इसको मेंटेन रखना कि अब इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा पोटेशियम आयन को पिक करता है, 2 मॉलिक्यूल लेगा पोटेशियम आयन के और 3 मॉलिक्यूल लेगा सोडियम आयन के अंदर से। इस तरह से वो उनको अटैच करता है और अटैच करने के बाद रोटेट हो जाता है 180 डिग्री पर, यानी पोटेशियम को बाहर से अंदर छोड़ेगा और सोडियम को अंदर से बाहर छोड़ेगा। इस तरह से उसका रोटेशन हुआ करता है और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस है वो -70 MV बरकरार रहता है। तो ये काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर? इस स्टेज को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन है इसको बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पर कोई भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती है, नर्व इम्पल्स कोई भी यहाँ पर कंडक्ट नहीं होती है और इस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का योगदान काफ़ी अहम है। ये एक बात हो गई। लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए एक बार, जो हमने ओरली समझाया इसको लैंग्वेज में आप देख लें। 5th पॉइंट देखें, सो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन बाय द हेल्प ऑफ अ पंप इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर? 6th पॉइंट, इट इज लोकेटेड एट द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? आगे लिखा है व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस रीचेस टू -70 MV, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस -70 MV तक पहुंच जाता है, इट स्टिमुलेट एन एंजाइम, वो एंजाइम को स्टिमुलेट करता है विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सोलेमा, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम। क्लियर? ये जैसे एक्टिवेट हो जाएगा क्या करेगा, इट पिक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम आउटर सरफेस एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम इनर सरफेस। आउटर सरफेस से पोटेशियम आयन के 2 मॉलिक्यूल और इनर सरफेस से सोडियम आयन के 3 मॉलिक्यूल। ये ध्यान में रखिएगा, 2 और 3 का चक्कर जो है, ठीक है। इनको ये पिक करेगा। पिक करने के बाद ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंजेस, इस अपने अंदर चेंजिंग लाएगा, यानी 180 डिग्री पर ये रोटेट हो जाता है। तो अंदर का बाहर और बाहर का आयन अंदर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ ATP एनर्जी की मदद से। क्लियर? देखिए हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। पोटेशियम आयन की 2 खांचे उसमें काटे गए हैं, यानी इससे ये पता चले कि पोटेशियम आयन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर अडेयर होंगे या अटैच होंगे, और सोडियम आयन की तरफ 3 हमने बनाए हैं छोटे छोटे सॉकेट लेग गड्ढे, ताकि ये पता चले कि सोडियम आयन यहाँ से 3 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। इसी तरह से सोडियम पोटेशियम पंप बनेगा। ये उसी का डायग्राम है सोडियम पोटेशियम पंप का, है ना। तो पोटेशियम जहाँ से आप अटैच करेंगे उधर 2 निशान, और जहाँ से सोडियम अडेयर होगा वहाँ से 3 निशान, और फिर ये चेंज होते रहते हैं ATP की मदद से, और पोटेशियम बाहर से अंदर आ जाता है, सोडियम अंदर से बाहर चला जाता है। इस तरह से -70 MV मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस ये मेंटेन रहता है। इसको बोलते हैं RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस स्टेज को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज। इसको बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेज। इस स्टेज पर कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती है, कोई भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती है। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने 3 चीज़ों की बात की है, 3 छोटे छोटे सब टॉपिक लिए हैं। एक तो सोडियम पोटेशियम पंप की बात की है, दूसरा RMP की बात की है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात की है, और थर्ड पोलराइज्ड स्टेज की बात की है कि पोलराइज्ड स्टेज क्या होती है। क्लियर? इतना आपके समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप ये एक ऐसा पंप होता है जो एंजाइम का बना यानी प्रोटीन का बना होता है, एक्सोलेमा के ऊपर पाया जाता है। ठीक, इसका काम ये होता है कि सोडियम और पोटेशियम आयन को
बैलेंस करना, साइटोप्लाज्म एंड ECF के रेफरेंस में, ठीक, उसको बैलेंस करता है। कब बैलेंस करता है? जब इसकी नीड पड़ती है। नीड कैसे पड़ती है? आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब -70 MV पहुंच जाता है तब ये एक्टिवेट होता है, और इसका काम ये है कि आउटर सरफेस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयन एंड इनर सरफेस से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयन को अडहेयर करके कन्फर्मेशनल चेंजेस लाना, अंदर को बाहर छोड़ना और बाहर की मॉलिक्यूल को अंदर लाना। इस तरह से ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन करता है। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जिसकी वजह से -70 MV पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। इस स्टेज को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही है। यहाँ पर कोई भी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स नहीं होता है, इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ रेस्ट होता है। इस स्टेज को नाम दिया जाएगा पोलराइज्ड स्टेज। इस स्टेज को बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेज। तो ये 3 चीज़ें आपने यहाँ डिस्कस कर ली है, यही सारी बातें इसमें लिखी हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट सेकंड होगा, इसी लेक्चर का जो पार्ट सेकंड है वो होगा डीपोलराइज्ड स्टेज और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पहले इतना आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको होमवर्क सेक्शन में मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दीजिएगा ERP पर। उसके बाद लेक्चर थर्ड का सेकेंड पार्ट ऑफ डीपोलराइज्ड स्टेज और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये आप लोग स्टडी करेंगे, ठीक है।